हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल केसी नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस बुक से आपको मिडवाइफरी का तीसरा वीडियो बनाएंगे। इससे पहले मैं मिडवाइफरी से 2 वीडियो बना चुकी हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। यह बुक कॉम्पिटिटिव हैंडबुक ऑफ नर्सिंग है और इस बुक में नर्सिंग के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि DSSB, एम्स, PGI, SG PGI, ESIC या फिर स्टेट के कोई भी नर्सिंग एग्ज़ाम, या अभी रेलवे में जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे वैकेंसी आई है उसका भी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। और वीडियो अगर आप लोग को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे मिडवाइफरी का तीसरा वीडियो। तो इसमें मैं 100 प्रश्न कवर कर चुकी हूँ, आज उसके आगे देखेंगे। तो देखिए आज 101 नंबर हमारा पहला प्रश्न होगा। तो पहला प्रश्न है गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस की प्रक्रिया के समय फीमेल और मेल सेक्स सेल्स विभाजित होती है, विभाजन के बाद इनमें होता है। गैमिटोजेनेसिस की प्रक्रिया के समय फीमेल और मेल सेक्स सेल्स विभाजित होती है, विभाजन के बाद इनमें क्या होता है। तो विभाजन के बाद इनमें ए हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन देयर न्यूक्लियाई। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति में oocytes की अधिकतम संख्या कब होती है। एक व्यक्ति में oocytes की अधिकतम संख्या कब होती है। तो बताइए, इसका ऑप्शन दिया गया है बाय प्यूबर्टी, एट बर्थ, एक व्यक्ति में oocytes की अधिकतम संख्या कब होती है। तो बाय प्यूबर्टी, एट बर्थ, या फिर मिडिल एज, या एट 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एट 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। और यह प्रश्न देखिए ESIC स्टाफ नर्स 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, वन ऑफ द 6 से 7 मिलियन, 6 to 7 मिलियंस ऑफ द 6 to 7 मिलियंस oocytes available, how many are released during ovulation। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 400 to 500 are released during ovulation। अगला प्रश्न है, फीमेल में यौवन विकास, फीमेल में प्यूबर्टी डेवलपमेंट का प्रथम एविडेंस प्रायः किसके द्वारा दिखाई देता है। फीमेल में प्यूबर्टी डेवलपमेंट प्रथम एविडेंस प्रायः किसके द्वारा दिखाई देगा। तो अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बड्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, गर्ल में यौना आरंभ, गर्ल में प्यूबर्टी की फर्स्ट इवेंट क्या है। तो क्या है, थैलार्की। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्यूबर्टी की फर्स्ट इवेंट थैलार्की है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स। तो सबसे पहले क्या होगा, थैलार्की, फिर प्यूबर्टी और सबसे बाद में मेनार्की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला देखिए, द डायमीटर ऑफ ए फुली मैच्योर ओवम। द डायमीटर ऑफ ए फुली मैच्योर ओवम इज अबाउट 130 माइक्रोन्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, फ्रेशली रिलीज्ड ह्यूमन एग हैज। फ्रेशली रिलीज्ड ह्यूमन एग हैज 1X क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, ह्यूमन बींग्स के गैमिट। ह्यूमन बींग्स के गैमिट में पाए जाने वाले क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए, ये प्रश्न आरआरबी स्टाफ नर्स 2019 में पूछा गया है। तो अभी हम थोड़ी देर पहले ही आपको बताए थे कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर रेलवे में वैकेंसी आई है। तो उसके लिए यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी में लगे हुए हैं, नर्सिंग स्टूडेंट, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बिफोर द एज ऑफ 8 ईयर्स इन गर्ल्स। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बिफोर द एज ऑफ 8 ईयर्स इन गर्ल्स इज कॉल्ड। तो प्रीसोशियस प्यूबर्टी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बिफोर द एज ऑफ 8 ईयर्स इन गर्ल्स इज कॉल्ड प्रीसोशियस प्यूबर्टी। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, एक 48 वर्ष की महिला। एक 48 वर्ष की महिला पिछले 2 महीने से मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में ब्लीडिंग होने और साइकिल की बीच में किसी भी समय ब्लीडिंग एपिसोड्स की शिकायत के साथ अस्पताल आती है। इसमें दर्द नहीं हो रहा है। यह इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए कौन सा डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा? तो ओवेरियन टेराटोमा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, एक 32 वर्ष की महिला गायनेकोलॉजी क्लिनिक में अनियमित पीरियड्स की शिकायत के साथ आती है। हार्मोन प्रोफाइल करने पर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में निम्न एक के अलावा बाकी सभी स्थिर रूप से होंगे। तो किसके एक के अलावा? तो इंक्रीज्ड एंड्रोजन लेवल। इसके अलावा बाकी नॉर्मल FSH, डिक्रीज्ड LH और नॉर्मल एस्ट्राडियोल, यह तीनों स्थिर होंगे। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज इंक्रीज्ड इन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में कौन सा हार्मोन इंक्रीज हो जाता है? तो इसका उत्तर होगा LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विच इज द फुल फॉर्म ऑफ DUB। DUB का फुल फॉर्म क्या होगा? तो डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, द ट्रीटमेंट ऑफ डिसफंक्शन यूटेराइन ब्लीडिंग इन यंग वुमन इज। द ट्रीटमेंट ऑफ डिसफंक्शन ऑफ यूटेराइन ब्लीडिंग इन यंग वुमन इज हार्मोन्स। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक 69 वर्ष की महिला। एक 69 वर्ष की महिला है जो कि सहवास के समय दर्द रिपोर्ट करती है। डिस्पैरोनिया
फिजिकल एग्जामिनेशन में पता लगता है कि प्यूबिक हेयर कम मात्रा में है। वेजिनल ओपनिंग 2 उंगली जाने जितना है और वेजिना शुष्क और पेल कलर की है। तो इस महिला के मैनेजमेंट के लिए एडल्ट जेरेंटोलॉजी प्राइमरी केयर नर्स प्रैक्टिशनर शुरुआत में क्या रेकमेंड करेंगी? बताइए क्या रेकमेंड करेंगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टॉपिकल हार्मोनल क्रीम रेकमेंड करेंगी। अगला देखिए, विच ऑफ दिस इज नॉट ए सिम्टम ऑफ वेजिनल एट्रोफी? विच ऑफ दिस इज नॉट ए सिम्टम ऑफ वेजिनल एट्रोफी? तो लेंथनिंग ऑफ वेजिनल कनाल। ऑप्शन नंबर ए जो है यह वेजिनल एट्रोफी का सिम्टम नहीं है। बाकी थिनिंग ऑफ वेजिनल वॉल्स, डिक्रीज्ड वेजिनल लुब्रिकेशन और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ये तीनों जो है इसके सिम्टम हैं। आगे देखिए, रेक्टोवेजिनल फिस्टुला। रेक्टोवेजिनल फिस्टुला वाले क्लाइंट में इन्फेक्शन की रिस्क होती है। इसके रोकथाम हेतु कौन सा नर्सिंग केयर का प्रिवेंटिव एस्पेक्ट सबसे महत्वपूर्ण है? तो परफॉर्मिंग पेरिनियल केयर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, वेजिनल फिस्टुला दैट ओपन्स इनटू रेक्टम इज कॉल्ड। वेजिनल फिस्टुला दैट ओपन इनटू रेक्टम इज कॉल्ड रेक्टोवेजिनल फिस्टुला। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, जब मिथाइलिन ब्लू डाई को कैथेटर के द्वारा ब्लैडर में इंजेक्ट किया जाता है और डाई वेजिनल ओपनिंग के द्वारा बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही हो तो यह कंडीशन किसके कारण होगी? तो यह कंडीशन वेसिको वेजिनल फिस्टुला के कारण होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉमन कॉजेस ऑफ वेसिको वेजिनल फिस्टुला। वेसिको वेजिनल फिस्टुला का कॉमन काउज क्या होगा? तो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी से ट्रॉमा होना, पोस्टीरियर ब्लैडर वाल और एंटीरियर वेजिनल वाल में प्रेशर नेक्रोसिस और इस्केमिया होना, सिजेरियन सेक्शन, ये सब इसका कॉमन काउज होगा वेसिको वेजिनल फिस्टुला का। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। अगला देखिए, फिस्टुला रिपेयर के बाद नर्स को मरीज के डिस्चार्ज के समय कौन सी एडवाइस जरूर देना चाहिए? फिस्टुला रिपेयर के बाद नर्स को मरीज के डिस्चार्ज के समय कौन सी एडवाइस जरूर देना चाहिए? तो एब्स्टिनेंस फॉर 3 मंथ और इंश्योर दैट नेक्स्ट डिलीवरी इज बाय सिजेरियन सेक्शन, यह दोनों इसको जरूर एडवाइस देना चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, 30 वर्ष की महिला खांसते समय उसकी ड्रेस गीली होने की शिकायत करती है। निम्न में से किस कंडीशन को एक नर्स सस्पेक्ट कर सकती है? तो कौन सा कंडीशन होगा? सिस्टोसील, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, तो वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है? वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि चैनल अगर सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
अगला देखिए, द मोस्ट कॉमन जेनाइटल प्रोलैप्स इज, द मोस्ट कॉमन जेनाइटल प्रोलैप्स इज, तो सिस्टोसिल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज नॉन एज, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज नॉन एज डिसमेनोरिया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, मेडिकल टर्म फॉर पेन एसोसिएटेड विथ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड, तो यह प्रश्न भी वही है, सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज चेंजेस है। इसका भी हो जाएगा आपका डिसमेनोरिया। मेंस्ट्रुएशन के समय जो दर्द होता है उसे क्या बोलेंगे, डिसमेनोरिया। अगला देखिए, निश्चित समय अंतराल, निश्चित समय अंतराल पर अत्यधिक मात्रा में आने वाले ब्लीडिंग एपिसोड्स को क्या कहते हैं, तो मेनिरोजिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इर्रेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्रस इज टर्म्ड, इर्रेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्रस इज टर्म्ड, तो इसका ऑप्शन देखिए ये इधर है, क्या होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेट्रोरेजिया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेट्रोरेजिया जो होता है इसका है कि नियमित माहवारी के बीच में अनियमित ब्लीडिंग होना होता है, जो बेनाइन या मैलिग्नेंट कंडीशन से संबंधित हो सकती है, उसे क्या कहेंगे, मेट्रोरेजिया। अगला देखिए, ब्लीडिंग थ्रू वेजिना बिटवीन टू मेंसेस इज कॉल्ड, ब्लीडिंग थ्रू वेजिना बिटवीन टू मेंसेस इज कॉल्ड मेट्रोरेजिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, फ्रेंड, कंडीशन जिसमें ब्लीडिंग इतनी इरेगुलर या एक्सेसिव होती है कि मेंसेस को भी आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे मेनोमेट्रोरेजिया के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, कॉमनेस्ट काउज ऑफ प्राइमरी एमिनोरिया इज, कॉमनेस्ट काउज ऑफ प्राइमरी एमिनोरिया इज, तो मुलेरियन एनोमलीज, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वाइड रेंज के रिकरेंट सिम्टम जो ल्यूटियल फेज या मेंस्ट्रुअल साइकिल के आखिर वाले हाफ में होते हैं तथा मेंस्ट्रुएशन शुरू होने के साथ ही खत्म हो जाते हैं, उसे किस नाम से जाने जाते हैं, तो यहाँ पे पूरा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, पूरा ऑप्शन देखेंगे, पूरा ऑप्शन देखने के बाद बताइए कि कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, पहला इधर था, पहला दूसरा तीसरा यहाँ है, एमिनोरिया, डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, डिसमेनोरिया, और चौथा है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही, तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम ही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अपर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, अपर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट व नियर बाय स्ट्रक्चर की इन्फ्लेमेटरी अवस्था को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, PID, तो PID क्या होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। अगला देखिए, इन फॉलोइंग विच इज द मेन काउज ऑफ PID, इसमें मेन काउज ऑफ PID क्या होगा, तो PPH क्या होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज जो है PID का मेन काउज होता है। अगला प्रश्न है, द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज इज,
तो इसमें देखिए, इसमें ये पूछ रहा है कि द मोस्ट कॉमन काउज, अभी आपको बताए पीपीएच के कारण होता है, और यह किसके कारण होता है, तो गोनोरिया के कारण होता है। द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज इज गोनोरिया। अगला देखिए, ए जेनेरिक टर्म दैट मीन्स इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द वेजिना इज वेजिनाइटिस। इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन हो जाएगा तो वेजिनाइटिस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द कॉजेटिव एजेंट फॉर बैक्टीरियल वेजिनोसिस इज। तो देखिए, द कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरियल वेजिनोसिस का उत्तर क्या होगा। द कॉजेटिव एजेंट फॉर बैक्टीरियल वेजिनोसिस इज गार्डेनेरेला वेजिनेलिस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है, गार्डेनेरेला वेजिनेलिस। आगे देखेंगे, टेस्ट यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्राइकोमोनियासिस के डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो वेट माउंट ऑफ वेजिनल फ्लूइड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वेट माउंट ऑफ वेजिनल फ्लूइड टेस्ट को बैक्टीरिया वेजिनाइटिस में वेजिनल डिस्चार्ज की थोड़ी मात्रा को माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पर रखकर सलाइन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप से मिक्स करके वेजिनल एपिथेलियल सेल्स को रिवील करने के लिए करते हैं। अगला देखिए, टेस्ट का नाम बताएं जहां सिक्रीशन को एक स्लाइड पर 10% पोटासियम हाइड्रोक्साइड की एक ड्रॉप से मिक्स करने पर एक कैरेक्टरिस्टिक स्टेल फिशी ऑर्डर पैदा होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विफ टेस्ट। अगला देखिए, द मेन काउज ऑफ जेनाइटल वार्ड्स इज। तो क्या होगा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV। अगला प्रश्न है, इन्फेक्शन जो माँ से फीटस में प्लेसेंटा के द्वारा ट्रांसमिट होता है उसे क्या कहते हैं। इन्फेक्शन जो माँ से फीटस में प्लेसेंटा के द्वारा ट्रांसमिट होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, टेराटोजेनिक, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इन्फेक्शन जो माँ से फीटस में प्लेसेंटा के द्वारा ट्रांसमिट होता है उसे टेराटोजेनिक कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। आगे का प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स। आगे का प्रश्न है, ड्रग की फीटल एबनॉर्मेलिटी करने की एबिलिटी जब उसे प्रेगनेंसी में दिया जाता है वह क्या कहलाती है, तो वह भी टेराटेनोजेनिक इफेक्ट कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि कॉम्प्लिकेटिंग प्रेगनेंसी हो तो निम्न में से कौन सा डिजीज ऑफ स्प्रिंग में सीरियस टेराटेनोजेनिक डिफेक्ट कर सकता है, तो कौन सा डिजीज होगा, रूबेला, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, एक महिला में एक्यूट इंडोमेट्राइटिस विकसित होने की संभावना कब होती है, तो कब होती है, आफ्टर एबॉर्शन और चाइल्ड बर्थ। और यह देखिए RRB स्टाफ नर्स में पूछा गया है 2015 में। तो फ्रेंड्स, जो लोग भी आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर फॉर्म भरे हैं
रेलवे में, तो ज़रूर यह वीडियो देखिए। उसके लिए यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें आरआरबी स्टाफ नर्स का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिया गया है। बाकी साथ ही और भी किसी नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फॉर्म भरे हैं तो उनके लिए भी यह बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, व्हाट इज़ द काउज ऑफ इन्फ्लेमेशन? व्हाट इज़ द काउज ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड? व्हाट इज़ द काउज ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड? तो गोनोकोकस, ऑप्शन नंबर बी इसका काउज होगा। अगला प्रश्न है, एक महिला जो यूरिनेशन के समय अथवा वॉइडिंग के बाद में पेन होना रिपोर्ट करवाती है, इसे निम्न में से किस लोकेशन पर प्रॉब्लम हो सकती है? एक महिला जो है यूरिनेशन के समय या फिर वॉइडिंग के बाद पेन होना रिपोर्ट करवाती है, उसे किस लोकेशन पर प्रॉब्लम होगा? यूरेथ्रा में होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है स्पेकुलम एग्जामिनेशन। स्पेकुलम एग्जामिनेशन के समय सफ़ेद दही जैसा कर्डी वाइट डिस्चार्ज दिखना किसका सूचक है? स्पेकुलम एग्जामिनेशन के समय सफ़ेद दही जैसा कर्डी वाइट डिस्चार्ज दिखना किसका सूचक होगा? कैंडिडियासिस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर मोनीलियासिस। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर मोनीलियासिस का क्या होगा? तो कैंडिडा एल्बिकन्स। कैंडिडा एल्बिकन्स जो है यह मोनीलियासिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कैंडिडा एल्बिकन्स। कैंडिडा एल्बिकन्स के द्वारा वेजिनल एपिथेलियम में इन्फ्लेमेशन होना क्या कहलाता है? तो मोनीलियल इन्फेक्शन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैंडिडा एल्बिकन्स के द्वारा वेजिनल एपिथेलियम में मोनीलियल इन्फेक्शन होना कहलाता है। अगला और अंतिम प्रश्न देखेंगे, इन्फ्लेमेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज नोन एज। इन्फ्लेमेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज नोन एज इंडोमेट्राइटिस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज नोन एज इंडोमेट्राइटिस। तो फ्रेंड्स, रोज़ हम 50 क्वेश्चन कवर करते हैं और आज हमारा 50 क्वेश्चन पूरा हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सही समय से पहुँच सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।